नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिनेत्रा माइंड टीजीटी पीजीटी में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आईवीसी का, सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की क्या हमें वहां पर साक्ष्य मिले थे और क्या विशेषताएं रही। और फिर हम आपको बताएंगे हड़प्पा स्थल के बारे में। जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी स्थल पाए गए उन सब पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको वहां पर क्या क्या एविडेंस मिले सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहां पर 18 जो है प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें से सबसे अधिक अगर बात की जाए तो नारी प्रतिमा सबसे अधिक है। सबसे अधिक क्या है? नारियों की प्रतिमाएं सबसे अधिक हैं। और जो इंपॉर्टेंट जो प्रतिमा है वो है पुजारी की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है इंपॉर्टेंट? वो है पुजारी की प्रतिमा। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य के बारे में हम बताएंगे। तो यहाँ पर क्या मिला है? सबसे इसमें 18 प्रतिमाएं मिली हैं। कितनी प्रतिमाएं मिली हैं? 18 प्रतिमाएं मिली हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में, जिसमें नारी की जो प्रतिमाएं हैं वो अधिक मात्रा में मिली हैं। अधिक मात्रा में किसकी मिली है? सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं मिली हैं वो मिली है नारी की प्रतिमाएं। सबसे ज्यादा प्रतिमाएं जो मिली हैं वो नारी की प्रतिमाएं मिली हैं। किसकी मिली है? नारी की प्रतिमाएं। इसी में अगर जो मुख्य प्रतिमा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो है आपकी पुजारी की प्रतिमा। किसकी है? पुजारी की प्रतिमा। पुजारी की प्रतिमा ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रतिमाएं मिली हैं उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पुजारी की प्रतिमा। इसी में जो एक और साक्ष्य मिला है वो मिला है कि यहाँ पर 1500 से लेकर कम से कम 2000 तक इसमें मोहरें मिली हैं। कितनी मिली हैं? 1500 से 2000 इसमें मोहरें मिली हैं। जो मोहरें हैं वो सैल खड़ी की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है? सैल खड़ी की। तो यहाँ पर सेकंड जो साक्ष्य मिला है, यहाँ पर मोहरें मिली हैं 1500 से 2000 के लगभग यहाँ मोहरें मिली हैं। और इसी में जो ये मोहरें हैं ये सैल खड़ी की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है? सैल खड़ी की। ये सैल खड़ी से निर्मित है। और यहां पर जो तीसरा एक और एविडेंस मिला है वो मिला है यहाँ पर पकी हुई ईंटें मिली हैं, जिनका जो अनुपात रहा है वो रहा है 4:2:1। जो अनुपात जो रहा है पकी हुई ईंटों का क्या रहा है? तीसरा जो एविडेंस मिला है वो मिला है पकी हुई ईंटें मिली हैं। यहाँ पे पकी हुई ईंटें मिली हैं, जिनका अनुपात कितना है? 4:2:1। 4:2:1। इसी में जो चौथा जो एविडेंस मिला है वो मिला है यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अंकन हुआ है वो वृक्षों का हुआ है। और वृक्षों में जो अंकन अधिक मात्रा में जिसका हुआ है वो हुआ है पीपल के वृक्ष का। किसका हुआ है? पीपल के वृक्ष का अंकन हुआ है। तो वहां पे जो भी हमें पुस्तकों से जो भी पढ़ने को मिला, जो वहां हमने जाकर देखा जिसमें भी, तो उसमें क्या है जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य किसके मिले हैं? जैसे कि पीपल के वृक्षों की जगह मिले हैं। वृक्षों में जो अंकन तो कई सारे वृक्षों का हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हुआ है वो पीपल के वृक्ष का अंकन हुआ है। किसका हुआ है? पीपल के वृक्ष का अंकन। पीपल के वृक्ष का इसमें अंकन हुआ है। तो ये जो आपके जो साक्ष्य हैं ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, जो इसमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें 18 प्रतिमाएं मिली हैं। अगर संख्या पूछी जाए तो कितनी प्रतिमाएं मिली हैं? 18 इसमें प्रतिमाएं मिली हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रतिमाएं मिली हैं वो नारी प्रतिमा अधिक मिली है। और जो इंपॉर्टेंट है वो है पुजारी की प्रतिमा। किसकी इंपॉर्टेंट है इसमें? पुजारी की जो प्रतिमा है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी में जो मोहरें मिली हैं वो 1500 से 2000 तक की संख्या में यहाँ पे मोहरें मिली हैं। और जो मोहरें हैं वो सैल खड़ी की बनी हुई हैं। किसकी बनी हुई है? सैल खड़ी की ये मोहरें बनी हुई हैं। इसी में सैल खड़ी की मोहरें बनी हुई, इसी में पकी हुई ईंटों का भी इसमें अंकन मिला है। जो पकी हुई ईंटें हैं उनका जो अनुपात रहा है वो अनुपात रहा है आपका 4:2:1। तो पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पकी हुई ईंटें हैं उनका
कितना अनुपात रहा है, तो आप क्या बताएंगे 4:2:1। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको। इसी में पीपल के वृक्षों का अंकन है। अंकन तो काफी वृक्षों का है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा अंकन हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता में, तो वो किसका हुआ है, पीपल के वृक्ष का अंकन हुआ है। किसका हुआ है, पीपल के वृक्ष का अंकन। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको कि सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं क्या रही हैं, उसमें क्या क्या विशेषता रही है। जैसे कि वहां पे कृषि के बारे में बताना है कि कृषि में क्या क्या वो जो मतलब जो वहां पे ज्यादा मतलब जो यूज करते थे वो कौन सी कृषि ज्यादा होती थी, और जैसे पशुपालन में वो किस किस का पशुओं का पालन करते थे, वस्त्रों का बताना है, तो वो सब आपकी विशेषताओं में होगा। तो आपकी जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम बताएंगे कृषि। क्या बताएंगे, कृषि। तो हमारा जो देश है वो तरक्की कैसे करेगा, जब हम किसी भी व्यवसाय को अच्छे से करेंगे। तो हमारा जो है कृषि अगर अच्छे से होगी तो हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम सही से खाएंगे पिएंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो विशेषता रही है सिंधु घाटी की सभ्यता में, सबसे पहली विशेषता रही है कृषि। जैसे कि हमने आपको नप्पासार काल में भी बताया था कि उस समय का मानव आते आते नप्पासार काल में कृषि करने लगा था। तो अब सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कृषि के बारे में बताएंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मानव था वो उसने कौन कौन सी मतलब कृषियां की थी। तो इसकी जो विशेषता है सिंधु घाटी की सभ्यता की, उसमें पहला आएगा कृषि। तो कृषि में क्या था, उन्होंने गेहूं की कृषि की, जौ की कृषि की, तिल की, कपास की। हाँ, तो गेहूं और जौ है, गेहूं और जौ जो है वो अधिक मात्रा में किए उन्होंने। गेहूं और जौ ये इन्होंने अधिक मात्रा में किए थे। इसी में आता है पशुपालन। क्या आता है, पशुपालन। तो जो पशुपालन था इनका, पशुपालन में इन्होंने जैसे गाय, भैंस और बैल, हाथी, इन सभी पशुओं का इन्होंने इसमें अंकन किया है। अगर हम लोगों ने जो पुस्तकों में देखा, जो पढ़ा है, उसमें देखा जाए तो यहाँ पर घोड़े का अंकन की तो जानकारी मिलती ही नहीं है। मतलब इसमें इन लोगों को घोड़े का मतलब कोई मतलब नॉलेज ही नहीं था कि मतलब घोड़ा भी कोई पशु होता है, इस चीज की इन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो इसमें क्या आएगा, पशुओं में, पशुओं में इनके आएंगे गाय, भैंस, हाथी, बैल, ये इन्होंने इनका ज्यादा पालन किया था पशुपालन का। और घोड़े का तो इन्हें जानकारी नहीं है। घोड़े का घोड़े के मतलब जो घोड़ा है, इस जानवर का तो इन्हें मतलब जानकारी नहीं है। घोड़े की इनको पता ही नहीं है कि मतलब ये भी कोई जानवर होता है। नेक्स्ट इसी में आता है वस्त्र। तो वस्त्रों में क्या था, वस्त्रों में इन्होंने जैसे ऊनी वस्त्रों का यूज किया है, रेशमी वस्त्रों का किया है, इन्होंने सूती वस्त्रों का प्रयोग किया है। साथ ही साथ इन्होंने कटाई, बुनाई, कढ़ाई वस्त्रों के कैसे की जाती है, इसकी भी इनको अच्छी खासी जानकारी थी। तो इसमें क्या आएगा, इसमें नेक्स्ट आएगा आपका वस्त्र। तो वस्त्रों में है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र। इसके साथ ही साथ इनको क्या था कि कटाई, कढ़ाई, बुनाई, इसकी भी अच्छी खासी जानकारी रखते थे। कटाई, बुनाई और कढ़ाई, इसकी भी ये अच्छी जानकारी रखते थे। चौथा जो पॉइंट आता है इसी में, वो आता है धातु। तो धातु में जैसे इन्हें कांसे की अच्छी खासी जानकारी थी। जैसे कि हमने बताया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, तो वो इसीलिए नाम रखा गया था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक प्रचुर मात्रा में कांसे का इन्होंने प्रयोग किया था, तो इसीलिए ये कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। तो इन्हें कांसे की अच्छी खासी जानकारी थी। इनको यहाँ पे तांबे की भी थी, चांदी की थी, पीतल की थी, इन सभी की जानकारी इन्हें प्रचुर मात्रा में थी। और अगर बात की जाए तो इन्हें लोहे की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि लोहा भी कोई धातु होता है, इसकी इन्हें जानकारी नहीं मिलती, ना ही कोई साक्ष्य है इसके बारे में। तो हम धातुओं में कौन कौन सी जानकारियां थी, कांसे की, कांसा, तांबा, चांदी, पीतल, इन सबकी इन्हें जानकारी थी। लेकिन इन्हें
लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी कि ये भी कोई धातु होती है, इसका इन्हें जानकारी नहीं था। तो इसमें आपका हो गया कि ये विशेषता रही है कृषि में ये जो है कृषि में गेहूं और जौ इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो फसल है। पशुपालन में गाय भैंस हाथी बैल सबका करते थे, लेकिन घोड़ा कोई जानवर होता है इसका इनको कोई ज्ञान ही नहीं था। नेक्स्ट इसमें आता है वस्त्र। तो वस्त्रों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इनके साथ साथ इनको कताई, बुनाई, कढ़ाई इन सब का भी अच्छा खासा जानकारी था। नेक्स्ट आता है इसी में धातु। तो धातुओं में कांसा, तांबा, चांदी, पीतल, और जो कांसा इसलिए है क्योंकि इसको काश्यपयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। आपको हमने जो नेक्स्ट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो आपको बताया था कि सिंधु घाटी को, आईवीसी को काश्यपयुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको कांसे की अच्छी खासी प्रचुर मात्रा में जानकारी थी। तो इसको कांसा का भी नॉलेज था, तांबे का भी था, चांदी का भी था, पीतल का भी था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि लोहा भी कोई धातु होता है। तो लोहे की इनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो ये हो गया आपका आईवीसी के, हमने आपको साक्षरता दी, जो भी एविडेंस मिले थे, और ये हो गई इसकी जो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट अब हम जो आपसे जो डिस्कस करेंगे वो बताएंगे हड़प्पा स्थल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? हड़प्पा स्थल के बारे में। तो हम आपसे बताते हैं अभी हड़प्पा स्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या है। तो चलो अब हम आपको बताते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। तो जो हड़प्पा स्थल है वो पाकिस्तान के जो हड़प्पा स्थल है वो क्या है? वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत अर्थात पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक स्थान में, उसमें वो साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। जो आपका जो हड़प्पा स्थल है वो कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अर्थात पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक स्थान पर। पश्चिमी पंजाब प्रांत के मांटगोमरी नामक स्थान पर साहिवाल जिले में और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहां पर है? साहिवाल जिले में। साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। जो हड़प्पा स्थल है वो कहां पर है? रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। इसी में जो हड़प्पा का जो टीला था, हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने लिखा था उसका नाम था चार्ल्स मैसोन। हड़प्पा टीले के बारे में जिसने सबसे पहले लिखा वो व्यक्ति था चार्ल्स मैसोन। कौन था वो हड़प्पा के टीले के बारे में लिखने वाला व्यक्ति? पहला चार्ल्स मैसोन। तो जो चार्ल्स मैसोन था उसने 1826 में लिखा अपने उसने 1826 में उसने लिखा था कि जो हड़प्पा का टीला है उसमें कोई न कोई प्राचीन संस्कृति दबी हुई है। ऐसा किसने लिखा है? चार्ल्स मैसोन ने। कब लिखा था? 1800। चार्ल्स मैसोन इसने लिखा था 1826 ईस्वी में कि इसमें हड़प्पा के टीले में कोई न कोई संस्कृति, प्राचीन संस्कृति दबी हुई है। इसी में सन 1856 ईस्वी में दो ब्रिटिश रेलवे ठेकेदार थे, ब्रंटन बंधु थे, जो कि दो भाई थे। एक का नाम था विलियम ब्रंटन और दूसरे का नाम था जॉन ब्रंटन। ये दोनों ही भाई थे। तो ये लोग जो थे रेलवे लाइन पर, कराची से लाहौर को जाने वाली एक रेलवे लाइन है जिस पर वो रोड़े डलवाने का काम कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो हड़प्पा का जो टीला है वो पकी हुई ईंटों से निर्मित है। तो उन्होंने वहां पर खुदाई की। तो उन्होंने जब वहां पर खुदाई की तो उस खुदाई में उन्होंने वहां पर कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक उनको वस्तुएं मिली। तो उन वस्तुओं को देखकर उन्होंने अपनी खुदाई को रुकवा दिया और उस खुदाई को रुकवाकर उन्होंने अपने से जो ऊंचे अधिकारी थे उनको उन्होंने सूचना दी। उन्होंने क्या किया? अपने से जो भी ऊंचे अधिकारी थे उनको उन्होंने सूचना दी। तो दो जो थे उन्होंने हड़प्पा के टीले के बारे में, दो भाई थे ब्रंटन बंधु, जिन्हें बोला जाता है ब्रंटन बंधु।
तो वो आए थे 1856 ईस्वी में, जिन्होंने हड़प्पा टीले की रेलवे लाइन पर खुदाई कर रहे थे। दो भाई कौन थे वो? एक तो था जॉन ब्रंटन और जो दूसरा भाई था वो था विलियम ब्रंटन। विलियम ब्रंटन। तो इनको बोला जाता था, इन भाइयों को दोनों को बोला जाता था ब्रंटन बंधु। क्या बोला जाता था? ब्रंटन बंधु। तो ये इन्होंने कौन से, मतलब इन्होंने किस उस पर कौन सा वो स्टेशन था जिसपे की थी? कराची से लाहौर को जाने वाला रेलवे स्टेशन था। कौन सा था? कराची से लाहौर को जाने वाला रेलवे स्टेशन, उस पर ये रोड़े डलवा रहे थे। वहीं पर इनको पता चला कि हड़प्पा का जो टीला है वो पकी हुई ईंटों से निर्मित है, तो उन्हें वहां पर खुदाई करवाने पर उनको कुछ पुरातात्विक महत्व की कुछ उनको वस्तुएं मिली थी। उनको देखकर फिर उन्होंने खुदाई को रुकवा दिया और अपने से जो ऊंचे अधिकारी थे उनको उन्होंने सूचना दी। तो फिर जो आए थे वो आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आए थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि उसके पुरातत्व भाग के जो जनक थे, जो कि क्या थे? वो पुरातत्व भाग के जनक थे। कौन आए थे फिर? अलेक्जेंडर कनिंघम आए। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम आए, जो पुरातत्व जनक थे। कौन थे वो? पुरातत्व जनक थे और सर्वे जनरल थे। तो उन्होंने हड़प्पा का जो टीला था उसको 2 बार दौरा किया, लेकिन उनको कोई भी वहां पर जाके कोई भी मतलब सही से उनको कोई भी उसकी जानकारी नहीं मिली और ना ही कोई साक्ष्य मिला, तो वो उसकी जानकारी तक सही से नहीं पहुंच पाए। तो वहां के जो लोग थे उनसे सुनी हुई बातों से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और बोला उन्होंने कि यहाँ पर जो हड़प्पा के टीले की जो संस्कृति है वो लगभग 1000 वर्ष से भी पुरानी प्राचीन संस्कृति है। तो उन्होंने बस जो आसपास के लोग थे उनकी सुनी हुई बातों पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि यहाँ की जो संस्कृति है वो 1000 वर्ष से भी पुरानी संस्कृति रही है। क्या बोला उन्होंने? कितनी पुरानी संस्कृति बताया उन्होंने? 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी संस्कृति है। ये किसने बोला? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। पुरानी संस्कृति ये किसने बोला है? ये बोला है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने बोला? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बोला ये। इसी के बाद फिर जो आए थे दूसरे, जॉन मार्शल के निर्देशन में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में एक दूसरे जो आए वहां पर खोजकर्ता, वो आए थे दयाराम साहनी, जो कि आए थे 1921 ईस्वी में। उन्होंने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा के टीले की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी जी ने। उन्होंने सीधे उसकी खोज की और उसके जो भी साक्ष्य थे उनकी जानकारी निकाली उन्होंने। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो जो हड़प्पा की जो सही खोज की वो की थी दयाराम साहनी जी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। कौन आए थे? 1921 ईस्वी में जो आए थे वो आए थे दयाराम साहनी। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई और किसने की थी? वो की थी दयाराम साहनी ने। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे? दयाराम साहनी ने। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। किसके निर्देशन में की थी? जॉन मार्शल। किसके? जॉन मार्शल के निर्देशन में। किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी तीसरे दशक में, 20वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है। इसी में हम जो दयाराम साहनी जी जो थे उन्होंने हड़प्पा की जो खोज को उसका काम शुरू करा दिया। उन्होंने बोला कि इसके काम को शुरू किया जाए, तो उन्होंने इसके काम को शुरू करा दिया और हड़प्पा के टीले खुदाई काम चलता रहा। विविध खुदाई के उपरांत जो भी साक्ष्य मिला
उसकी खुदाई के बाद जो भी साक्ष्य मिला उससे ये ज्ञान हुआ कि बस्ती का जो नियोजन हुआ है वो पूरब और पश्चिम भाग में हुआ है। हड़प्पा के टीले के बस्ती का जो नियोजन हुआ है, जब खुदाई हुई और वहां पे जो भी खुदाई के उपरांत जो भी साक्ष्य मिले, उससे ये पता चला कि हड़प्पा का जो टीला है, हड़प्पा के टीले में जो बस्ती का नियोजन हुआ वो पूरब और पश्चिम भाग में हुआ। किसमें हुआ? पूरब और पश्चिम भाग में बस्ती का जो नियोजन हुआ। हड़प्पा के टीले में बस्ती का नियोजन हुआ था हड़प्पा के टीले का पूरब भाग में और इसमें हुआ पश्चिमी भाग में। तो पश्चिमी भाग को बोला गया, क्या बोला गया? दुर्ग। और इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया निचला भाग। क्या बोला गया? पूरब भाग को बोला गया निचला, इसको बोला गया निचला भाग। तो पश्चिमी भाग को दुर्ग बोला गया, पूरब को बोला गया निचला भाग या निचला नगर। तो आपका जो पश्चिमी भाग था, ये जो है दुर्ग का जो पश्चिमी भाग है, तो जो पश्चिमी भाग था ये सुरक्षा की दीवारों से घेरकर बनाया गया था। सुरक्षा दीवार से घेरकर बनाया गया था। तो इसको जो है सुरक्षा दीवार से घेरकर बनाया गया था, और जो भी सुरक्षाओं की दीवार से जो घेरकर बनाया गया, तो इसका नाम रखा गया था दुर्ग। सुरक्षा दीवार से घेरकर बनाया गया तो इसका नाम क्या रखा गया? दुर्ग। और ये अधिक ऊंचाई पर था, जो पश्चिम भाग था ये काफी ऊंचाई पर था, तो इसको सुरक्षा की दीवारों से घेरकर बनाया गया, तो इसका नाम रखा गया दुर्ग पश्चिमी भाग का। पूर्वी भाग का रखा गया निचला नगर या निचला भाग, तो इसका क्या नाम रखा गया? निचला नगर पूर्व भाग का। तो ये बहुत निचले स्तर पर था और इसकी कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं थी, कोई भी किलेबंदी नहीं हुई थी इसकी पूर्व भाग की, तो इसका नाम क्या रखा गया था? निचला नगर। क्या रखा गया था इसका? निचला नगर। इसी में दुर्ग के टीले की जब खोज हो रही थी, मतलब खुदाई हो रही थी उसकी दुर्ग के टीले की, तो वहां पर एक उत्तरी भाग था। क्या था? उत्तरी भाग। दुर्ग का जो उत्तरी भाग था, वहां पे भी कुछ साक्ष्य मिले, तो जो कि मिट्टी के एक टीले का बना हुआ था। तो मिट्टी के टीले का सांकेतिक नाम रखा गया था एम टीला। क्या रखा गया था इसका नाम? ये उत्तरी भाग था, दुर्ग का जो उत्तरी भाग था, यहां पर खोज हुई, तो इसका जो नाम रखा गया था वो एम टीला रखा गया था। क्या रखा गया था इसका नाम? एम टीला। तो इसका नाम क्या रखा गया था? एम टीला। तो यहां पर जो भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा स्थल में, तो इसमें मिले हैं, इसमें अन्नागार मिले, इसमें श्रमिक आवास मिले, है ना, और इसी में कुछ मतलब हड़प्पा स्थल खोज के कुछ चबूतरे भी मिले थे। तो इसमें क्या क्या मिला था? इसमें उत्तरी भाग में श्रमिक आवास मिले, श्रमिक आवास मिले इसी में, हाँ, और इसी में अन्नागार मिले, अन्नागार मिले, और इसी में अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। क्या मिले इसी में? अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। तो ये जो मिले थे ये दुर्ग के उत्तरी भाग में ये साक्ष्य मिले थे खुदाई के उपरांत। श्रमिक आवास और अन्नागार और अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे, इसी का तो ये आपका जो हुआ ये होता है आपका, ये हुआ पूरा हड़प्पा स्थल। तो ये हड़प्पा स्थल आपका इसमें कंप्लीट हुआ। अब हम जो इसमें बताएंगे हड़प्पा स्थल के कुछ साक्ष्य हैं, जिसमें हम नेक्स्ट आपको क्या बताएंगे? साक्ष्य के बारे में। इसी में जो एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो पूछ सकते हैं कि पश्चिमी भाग को क्या बोला जाता है, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी भाग को बोला जाता है दुर्ग। पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है? तो पूर्वी भाग को बोला जाता है निचला नगर। क्या बोला जाता है? निचला नगर। दुर्ग का पश्चिम भाग के जो ऊपर है ये है उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में खुदाई के उपरांत जो भी साक्ष्य मिले, तो श्रमिक आवास मिले वहां पर, वहीं पर अन्नागार मिले, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले। तो ये आपका हो गया हड़प्पा स्थल के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट जो बताएंगे वो बताएंगे हड़प्पा के जो साक्ष्य हैं। क्या बताएंगे? हड़प्पा के साक्ष्य के बारे में। हड़प्पा के साक्ष्य के, चलिए अब हम आपको बताते हैं हड़प्पा के जो साक्ष्य मिले, जो भी एविडेंस मिले हैं। तो क्या मिला है यहाँ पे हड़प्पा के साक्ष्यों में? एक 12 कक्ष का एक अन्नागार मिला है, जो कि क्या है? वो 6-6 पंक्तियों में बटा हुआ है। क्या है?
छह पंक्तियों में बटा हुआ है। इसी में तांबा गलाने का एक कारखाना मिला हुआ है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा जो कारखाना मिला है वो मिला है हड़प्पा में, हड़प्पा स्थल पर। हाँ, तो इसी में क्या मिला है, सबसे बड़ा कारखाना मिला है तांबा गलाने का। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना मिला है, सबसे बड़ा कारखाना ये हड़प्पा स्थल में मिला है। और इसी में 12 कक्षों का एक अन्नागार मिला है। क्या मिला है, 12 कक्ष का एक अन्नागार मिला है, जो कि 6 पंक्ति में बटा हुआ है, 6 पंक्ति में बटा हुआ है। इसी में क्या मिला है, इसी में जो हड़प्पा का जो टीले का जो मार्ग है, जो कि 33 फीट चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 33 फीट चौड़ा है। और इसी में जो इसके जो घर के द्वार हैं, हड़प्पा के स्थल के जो द्वार हैं, जो कि पीछे की तरफ खुलते हैं। कहां खुलते हैं, पीछे की तरफ। उसके जो घर के जो द्वार हैं वो कहां खुलते हैं, पीछे की तरफ खुलते हैं। तो हड़प्पा का जो मुख्य मार्ग है वो कितना चौड़ा है, 33 फीट चौड़ा है। कितना चौड़ा है, 33 फीट चौड़ा है। और जो इसके हड़प्पा के जो द्वार हैं, घर के जो द्वार हैं, वो पीछे की तरफ खुलते हैं। यहीं पर मानव के 2 धड़ मिले हैं। एक मिला है लाल बलुआ पत्थर का, जो कि 9 सेंटीमीटर लंबा धड़ है, और एक मिला है काला बलुआ पत्थर का, जो कि मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा। तो क्या है, 2 धड़ मिले हैं मानव के, 2 धड़ हैं, जिसमें से पहला धड़ कौन सा, लाल बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर का है, जो कितना लंबा है, 9 सेंटीमीटर। दूसरा जो मिला है वो मिला है काला बलुआ पत्थर का, काला बलुआ पत्थर का, जो कितना बड़ा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसी में नेक्स्ट जो है वो शंख पर बैल की आकृति मिली हुई है। क्या मिली है, शंख पर बैल की आकृति मिली है। बैल की आकृति। इसी में मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन पर जो मिला है मछुआरे की आकृति मिली है। मछुआरे का एक चित्र मिला है, मछुआरे की किस पर मिली है, मृदभांड पर, मिट्टी का बर्तन, जिसे मिट्टी का बर्तन बोलते हैं। इस पर क्या मिला है चित्र, मछुआरे का। किसका मिला है, इस पर मछुआरे का चित्र मिला है। इसी में कुछ मोहरें मिली हैं। हड़प्पा की जो फेमस मोहरें हैं वो कुछ मोहरें ये हैं कि एक मोहर में, एक पहली मोहर है जिसमें मतलब सिर के बल एक नारी आकृति है, जो कि नग्न अवस्था में है, जो कि मिली है। आपकी पहली जो मोहर मिली है वो एक नग्न अवस्था में एक नारी आकृति है, जो कि सिर के बल खड़ी हुई है। और जो दूसरी इसी में जो आकृति मिली है, एक मानव है मतलब भीड़ में मानव है, जो कि हाशिया जैसा कुछ अस्त्र लिए हुए है। क्या है, एक मानव है जो कि हाशिया जैसा लिए हुए कुछ अस्त्र लिए हुए है। और जो इसी में तीसरी मोहर मिली है उसमें बाज मिला है और एक सर्प मिला है। तीसरी मोहर में क्या मिला है, तीसरी मोहर में जो है एक तो बाज मिला है और क्या मिला है, एक सर्प मिला है। तीसरी मोहर में बाज और एक सर्प मिला है। इसी में चौथी मोहर में, जो चौथी मोहर है उसमें, चौथी मोहर में पीपल की 2 शाखाओं के बीच में एक नग्न आकृति खड़ी हुई है। नारी की क्या है, एक नग्न आकृति खड़ी हुई है पीपल की 2 शाखाओं के बीच में। तो पीपल की 2 शाखाओं के बीच में एक नग्न आकृति खड़ी हुई है। तो इसमें ये सारे इसमें चित्र मिले हैं। एक सिर के बल जो है खड़ी हुई आकृति मिली है नारी की। दूसरा इसमें एक मानव है जो कि बहुत सारी भीड़ में है, हाशिया जैसा एक अस्त्र लिए हुए है। तीसरा जो है मोहर जो है उसमें बाज मिला है और सर्प मिला है। और चौथी जो मोहर मिली है, 2 पीपल की शाखाओं के बीच में एक नग्न खड़ी हुई एक नारी आकृति मिली है। तो ये तो हुई मोहर है। इसी में तांबे के बने हुए कुछ चित्र भी मिले हैं, जैसे कि तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। तांबे की क्या मिली है, इक्का गाड़ी मिली है। स्केल पटरी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है और स्केल पटरी मिली है और पुरुष की आकृति मिली है। इसी में क्या मिला है, इसी में
तांबे की आकृति मिली है, सॉरी तांबे की जो इसमें मतलब जो तीन जो चीजें मिली हैं वो मिली है, एक तो पुरुष की आकृति, पुरुष की आकृति मिली है। दूसरा इसी में मिला है इक्का गाड़ी, क्या मिला है? इक्का गाड़ी, ये काफी इंपॉर्टेंट है इक्का गाड़ी वाला, तो इसमें इक्का गाड़ी मिली है। तीसरा जो इसमें मिला है वो है स्केल पटरी, क्या है? स्केल पटरी। तो इसमें आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दो शाखाओं के बीच में खड़ी हुई नग्न नारी आकृति किस उसमें मतलब किस हड़प्पा की मोहर पर पाई गई है या मोहनजोदड़ो की किसकी मोहर पर पाई गई है, तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा की मोहर में पाई गई है। इसमें पूछा जाएगा कि मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन पर जो मछुआरा मिला है वो किस स्थल में मिला है, तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा स्थल में। किसमें मिला है? हड़प्पा स्थल में। हड़प्पा का जो मुख्य मार्ग है वो कितना फीट चौड़ा है, तो आप क्या बताएंगे? 33 फीट। कितना फीट चौड़ा है? 33 फीट चौड़ा है। और जो इसमें एक अन्नागार मिला है वो कितना, वो एक अन्नागार मिला है जो कि कितने कक्षों में बना हुआ है? 12 कक्षों में। तो ऐसे आपका दो मानव धड़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मानव धड़। तो पूछ सकते हैं कि लाल बलुआ पत्थर का जो मानव धड़ है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है, तो आप बताएंगे 9 सेंटीमीटर। या पूछ सकते हैं काला बलुआ पत्थर है वो कितने सेंटीमीटर लंबा है, तो आप बताएंगे 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज आपका जो है हड़प्पा स्थल आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम जो आपको बताएंगे अगली क्लास में वो हम आपको बताएंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिए और आपको हमारा कंटेंट समझ में आ जाए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।